बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम स्टार्ट करते हैं आज से क्विक रिवीजन सीरीज, जो हमारे बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बोर्ड्स के लिए जो भी बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम फटाफट से सारे चैप्टर्स इसमें कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो में काफी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और जो आपके बोर्ड्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से, रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करने वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है हमारा। तो हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, किरण प्रकाश की से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। अगर हम देखें कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो देखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलती है, कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर चमकदार पॉलिश सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या बताया आपको कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर चमकदार पॉलिश सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इससे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे समझें, जैसे कोई प्रकाश की किरण आई, इस बोर्ड पर टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई, ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। मतलब ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, जो प्रकाश की पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और ऑप्टिक्स में भी हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की में हम क्या करेंगे, प्रकाश के सरल रेखीय गति का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, सरल रेखीय गति का अध्ययन करेंगे। मतलब जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गति करेगा। जैसे यहां देखो, एक प्रकाश किरण आई, चमकदार पॉलिश सतह पर टकराई और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाती है प्रक्रिया, प्रकाश का परावर्तन। देखो, अब जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आती है, इसको हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। तथा चमकदार पॉलिश सतह से लौटकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण, कहां से, चमकदार पॉलिश सतह से लौटकर वापस जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित किरण कहलाती है। इसमें एक टर्म आता है आपतन बिंदु। तो देखिए, आपतन बिंदु क्या होता है, चमकदार पॉलिश सतह पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण आके टकराती है, आपतित प्रकाश किरण आके टकराती है, उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। फिर देखिए अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, चमकदार पॉलिश सतह पर आपतित प्रकाश किरण एवं परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य खींचा गया काल्पनिक लंब। आपतित प्रकाश किरण एवं परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य खींचा गया काल्पनिक लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। फिर देखें, इसमें ध्यान दें, दो कोण बनते हैं, इसको कहते हैं हम आपतन कोण, और ये कहलाता है हमारा परावर्तन कोण। तो देखिए, आपतन कोण क्या कहलाता है, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है। फिर से सुनिए, क्या बताया आपको, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित कोण, आपतन कोण। और परावर्तन कोण क्या कहलाता है, परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। फिर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के संबंधित दो नियम पढ़े हमने प्रकाश के परावर्तन के लिए। तो देखिए कौन कौन से। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब। क्या कहता है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब हमेशा एक ही तल में होने चाहिए, एक ही समतल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण का मान हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने क्या कहा, यहां पर आपकी ये चमकदार सतह हो गई, इस पर कोई प्रकाश किरण जो है वो 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। कितने कोण पर आपतित होती है, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। और अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि बतलाइए इसका परावर्तन कोण कितना होगा, यह 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, आपसे पूछ लिया जाए परावर्तन कोण का मान बतलाइए, तो ये 45 डिग्री ही आएगा, 45 डिग्री ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात मैंने कहा, ये एक चमकदार पॉलिश सतह हो गई,
इस पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। कैसे? अभिलंबित आपतित होती है। तो आपतन कोण कितना आएगा? तो आपतन कोण आएगा, सतह पर लंबवत आपतित हो रही है। कैसे आपतित हो रही है? सतह पर लंबवत। जैसे देखिए ये सतह हो गई, ये सतह हो गई, इस पर कैसे आ रही है? लंबवत आ रही है। लंबवत आ रही है मतलब कोण कितना बनाया? 0 डिग्री। क्योंकि परिभाषा क्या कहती है? आपतित प्रकाश किरण अभिलंब से जो कोण बनाए, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब से जो कोण बनाए। तो आपतित प्रकाश किरण ये है और अभिलंब के समांतर आ रही है ये देखिए। अगर मैं कहूं यहाँ पे अभिलंब बनाओ तो इस सतह पे अभिलंब आप ऐसे बनाओगे, तो ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश किरण इसके समांतर हो गई। तो आपतन कोण का मान कितना है? 0 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। यहां पर आपसे पूछे कि आपतन कोण बतलाइए तो आप कहेंगे 45 डिग्री। तो परावर्तन के नियम से मैं कहूं परावर्तन कोण बतलाइए तो आप कहेंगे 45 डिग्री। बात समझ आती है? तो ये बेसिक सी चीज है, हमारी एनसीईआरटी बुक में बेसिक बात है ये, कि परावर्तन होता क्या है इसके बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं हम गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है कि जब गोलीय दर्पण क्या होता है? जब कांच के गोले को 2 भागों में इस प्रकार से काट दिया जाए कि उसकी किसी भी एक सतह पर पॉलिश कर दें, चाहे आंतरिक सतह हो या बाह्य सतह हो, तो किसी भी एक सतह पर पॉलिश कर दें एवं प्रकाश का परावर्तन दूसरी सतह से किया जाए। इस प्रकार का दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। एक अवतल, दूसरा उत्तल। तो देखिए अवतल क्या होता है कि जब कांच के गोले को 2 भागों में इस प्रकार से काट दिया जाए कि उसकी बाहरी सतह पर पॉलिश कर दें। कौन सी सतह पर पॉलिश कर दें? बाहरी सतह पर पॉलिश कर दें और प्रकाश का परावर्तन आंतरिक सतह से किया जाए। इस प्रकार का दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है कि जब कांच के गोले को 2 भागों में इस प्रकार से काट दिया जाए कि उसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दें एवं प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से किया जाए। इस प्रकार का दर्पण हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। अब इसमें दर्पण से गोलीय दर्पण के लिए कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम पोल की। पोल को ध्रुव की बात करते हैं। तो देखिए ध्रुव क्या होता है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, जो भी गोलीय दर्पण है चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, जैसे ये परावर्तक सतह का मध्य बिंदु मान लिया मैंने, तो गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा होता है आपका वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले से काटकर 2 भागों में बनाया जाता है, या कांच के गोले का जिस कांच के गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से सुने, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला हमने पढ़ा वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ी? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, या गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले से काटा जाता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले से काटा जाता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आएगी इसमें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें तो गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण में दर्पण का ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार इसमें भी बात करें तो गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ये वक्रता केंद्र आएगा यहाँ कहीं, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है।
अगली बात करते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ। तो देखिए मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, गोलीय दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, क्या बताया, गोलीय दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि गोलीय दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें ये आभासी बिंदु होता है, इसमें वास्तविक बिंदु होता है। तो गोलीय दर्पण में दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आता है आपका फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस की बीच की दूरी को, ये हो गया ध्रुव एवं मुख्य फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो अगला आ गया आपका क्या, फोकस दूरी। क्या आ गया, फोकस दूरी। क्या बताया आपको, फोकस दूरी क्या बताया, गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक और टर्म आता है इसमें, द्वारक। कौन सा टर्म आता है, द्वारक। देखिए द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, जो भी सतह परावर्तक सतह है, गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह के व्यास को, जो परावर्तक सतह है उसके व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या बताया, गोलीय दर्पण में ये देखो, ये तो पूरा व्यास हो गया, कांच के गोले का व्यास हो गया। कांच के गोले का व्यास हमको नहीं लेना है। हमको क्या करना है, कांच के गोले का व्यास नहीं लेना है, हमको केवल जो पॉलिश सतह है उसका व्यास लेना है। इसी व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो ये बेसिक सी और बातें थी, कुछ गोलीय दर्पण से संबंधित चीजें थी, काफी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, तो जरूर पढ़िएगा इनको। तो देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के रचना के नियम। अगला क्या है, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की रचना के नियम। तो ये 4 नियम पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण में। 4 कौन कौन से नियम होते हैं, तो देखिए पहला नियम क्या है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण में जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। या क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाश किरण गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है या मुख्य फोकस की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है, क्या बताया, जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है या मुख्य फोकस की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। या जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में, क्या बताया, जो प्रकाश किरण गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये 3 नियम हुए। पहला क्या बताया,
जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा क्या होता है, जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है या वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसके अलावा, इन तीन के अलावा एक और चौथा नियम हम पढ़ते हैं इसमें। तो देखिए फोर्थ नियम क्या कहता है, फोर्थ नियम हम यही लिखते हैं इसको। फोर्थ नियम जो है वो कुछ इस प्रकार का है कि जो प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के, ये फोर्थ नियम लिख देंगे, इसी को हम फोर्थ नियम कह देंगे। तो देखिए फोर्थ लॉ जो है, चौथा नियम जो है वो क्या होता है कि जो प्रकाश किरण एक निश्चित कोण पर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, ये फोर्थ है, जो प्रकाश किरण किसी निश्चित कोण पर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो समान कोण से परावर्तित हो जाती है। जितने कोण पर यह आपतित होती है, मानो ये थीटा है तो थीटा पे परावर्तित हो जाएगी। तो जो प्रकाश किरण जिस कोण पर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो समान कोण से, वो दर्पण से समान कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, क्या बताया, जिस कोण पर आपतित होगी वो उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, तो ये हमको 4 नियम इसमें पढ़ने हैं। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के रचना के नियम, क्या था ये, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के रचना के नियम। तो आज के पहले लेक्चर में इतना ही, मिलते नेक्स्ट क्लास में फटाफट से। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में जरूर जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होने वाला है। जो भी आपकी ये पूरी लेक्चर सीरीज है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।